मुंबई के सिटी अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी मीरा के दर्द पर रो रहा था। लेबर रूम के अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था, जहां मीरा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें आंसुओं के साथ मिल रही थीं। उसने बेडशीट को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। शारीरिक पीड़ा उसे तोड़ रही थी, लेकिन उसके फोन की खामोशी उसके दिल को कहीं अधिक गहरा घाव दे रही थी, क्योंकि वह अर्जुन का इंतजार कर रही थी। मीलों दूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजी वीआईपी लाउंज में अर्जुन सिंघानिया महंगी शराब का आनंद ले रहा था। उसने मेज पर रखे अपने लगातार कंपन करते फोन को अत्यधिक झुंझलाहट के साथ देखा। स्क्रीन पर बार बार पत्नी शब्द चमक रहा था, जो उसकी आंखों में खटक रहा था। एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने कॉल काट दी और फोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसे बच्चे के जन्म की कोई परवाह नहीं थी, उसे केवल अपने सुख की चिंता थी। उसके बगल में बैठी श्रेया ने मादक हंसी हंसते हुए उसे उस व्यवधान को नजरअंदाज करने को कहा। अस्पताल में वापस मॉनिटर ने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया, जिसकी तेज आवाज ने कमरे में दहशत फैला दी। वरिष्ठ डॉक्टर ने नर्सों को चिल्लाकर निर्देश दिए, क्योंकि खून से चादरें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मीरा की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और उसका जीवन अब खतरे में था। वह हवा के लिए हाँफ रही थी। उसकी आंखें कमरे में उस चेहरे को खोज रही थीं जो वहां मौजूद नहीं था। उसने आखिरी बार अर्जुन का नाम फुसफुसाया, एक ऐसी विनती जो दवाइयों की गंध वाली हवा में विलीन हो गई। मालदीव जाने वाले निजी विमान में सवार होने की घोषणा लाउंज में गूंजी, जिसने अर्जुन के चेहरे पर चमक ला दी। अर्जुन अपनी डिजाइनर जैकेट ठीक करते हुए खड़ा हो गया। खुद को पूरी दुनिया का राजा महसूस कर रहा था। उसने अपना फोन बैग में फेंक दिया और अगले एक हफ्ते तक उसे न देखने का फैसला किया। उसका मानना था कि पैसा मीरा के सामने आने वाली किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकता है। उसने श्रेया का हाथ थामा और बिना किसी पछतावे के अपनी जिम्मेदारियों को बारिश में भीगते शहर में पीछे छोड़ दिया। ऑपरेशन थिएटर में नवजात शिशु की तेज रोने की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया, लेकिन खुशी क्षणिक थी। नर्स ने जल्दी से बच्चे को लपेटा, लेकिन मां धीरे धीरे गहरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। डॉक्टर ने घबराहट में मीरा की नब्ज की जांच की। उसका चेहरा गंभीर और निराश हो गया था। उसके कमजोर शरीर के लिए खून की कमी को संभालना अब असंभव हो गया था। नए जीवन का आनंद तुरंत मां पर मंडराते मृत्यु के साए से ढक गया। मशीनों ने एक लंबी और सपाट आवाज निकाली, जो जीवन के अंत का संकेत दे रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली ऐसे कड़की मानो प्रकृति इस अन्याय पर क्रोधित होकर चीख रही हो। डॉक्टर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए एक भारी आह के साथ अपना मास्क हटा दिया। उसने रोते हुए बच्चे को गोद में लिए नर्स की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। वेटिंग रूम में बुरी खबर सुनने या बच्चे को संभालने वाला कोई अपना मौजूद नहीं था। मीरा बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं। अभी भी उस दरवाजे पर टिकी थीं, जहां उसे अर्जुन के आने की आखिरी उम्मीद थी। मशीन की निरंतर बीप की आवाज ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को डरा दिया था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला और एक प्रभावशाली व्यक्ति तेजी से अंदर आया, जिसकी उपस्थिति ने वहां का माहौल बदल दिया। यह कबीर था, जो अर्जुन का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी था और संयोग से अस्पताल में मौजूद था। उसने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया और डॉक्टरों को कड़े निर्देश दिए कि चाहे कितना भी पैसा लगे, इस महिला और बच्चे को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। डॉक्टरों की टीम ने कबीर के आदेश पर नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया और डिफिब्रिलेटर का उपयोग करके मीरा के दिल को फिर से धड़काने की कोशिश की। कई तनावपूर्ण क्षणों के बाद मॉनिटर पर एक कमजोर लेकिन स्थिर रेखा दिखाई दी, जिसने जीवन की वापसी का संकेत दिया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था कि मौत के मुंह से वापस आकर मीरा ने फिर से सांस ली। उसे तुरंत
आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ था, जबकि कबीर बाहर पूरी रात पहरा दे रहा था। 3 दिन बाद जब मीरा ने अपनी भारी पलकें खोलीं, तो उसने खुद को एक साधारण वार्ड के बजाय एक आलीशान निजी कमरे में पाया। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उसकी आंखों में सबसे पहले अपने पति को देखने की तड़प थी। उसने पास खड़ी नर्स से धीमी और कांपती हुई आवाज में अर्जुन के बारे में पूछा। नर्स ने अपनी नजरें झुका ली और संकोच करते हुए बताया कि उसके परिवार से कोई भी उसे देखने नहीं आया है, जिससे मीरा के दिल पर गहरा और अमिट आघात लगा। उस कड़वे सच ने मीरा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना निर्दयी हो सकता है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और कबीर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन गंभीर भाव था। उसने मीरा को बताया कि कैसे अर्जुन उसे मरता हुआ छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ विदेश की यात्रा पर निकल गया है। कबीर ने उसे अर्जुन की छुट्टियों की तस्वीरें दिखाईं जो इंटरनेट पर वायरल हो रही थीं, जिसने मीरा के बचे हुए भ्रम को तोड़ दिया। मीरा ने अपने पास सो रहे नवजात शिशु की ओर देखा, जिसकी मासूमियत ने उसे एक नया उद्देश्य और जीने की वजह दी। उसी क्षण उस कमजोर और डरपोक गृहिणी की मृत्यु हो गई, जो कभी अर्जुन के प्यार की भीख मांगती थी। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए और उनकी जगह एक ठंडी जलती हुई आग ने ले ली। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने और अपने बच्चे के लिए पत्थर दिल बनना होगा। यह अब केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उसके स्वाभिमान की पुनर्प्राप्ति थी। कबीर ने मीरा की आंखों में आए उस भयानक बदलाव को देखा और समझ गया कि यह महिला अब पहले जैसी नहीं रही। उसने मीरा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह उसे एक नई पहचान और शक्ति देगा, लेकिन बदले में उसे अपनी कमजोरियों को त्यागना होगा। कबीर ने कहा कि वह अर्जुन को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा, क्योंकि उनका दुश्मन एक ही था। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कबीर का हाथ थाम लिया, यह जानते हुए कि यह रास्ता कांटों भरा होगा, लेकिन यही न्याय का एकमात्र मार्ग था। 1 हफ्ते बाद अस्पताल के पिछले दरवाजे से एक काली कार निकली, जिसमें एक नई महिला बैठी थी जिसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था। मीरा ने अपना नाम और पहचान हमेशा के लिए मिटा देने का फैसला किया और अब वह एक नए अवतार में दुनिया के सामने आने वाली थी। उसने कसम खाई कि जब वह वापस आएगी तो अर्जुन सिंघानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बारिश अब थम चुकी थी और क्षितिज पर सूरज की एक नई किरण दिखाई दे रही थी, जो उसके आने वाले प्रतिशोध का प्रतीक थी। 3 साल का लंबा वक्त बीत चुका था और मुंबई के कॉरपोरेट जगत में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अर्जुन सिंघानिया का अहंकार पहले से कई गुना बढ़ गया था। अपने गगनचुंबी कार्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा होकर वह अपने हाथ में व्हिस्की का गिलास लिए शहर को एक तुच्छ नजर से देख रहा था। उसकी कंपनी का विस्तार हुआ था, लेकिन हाल ही में कुछ अजीबोगरीब वित्तीय झटके उसे परेशान कर रहे थे। कुछ अज्ञात कारणों से उसके कई पुराने और वफादार निवेशक अचानक पीछे हट रहे थे, जिससे बाजार में उसकी साख पर सवाल उठने लगे थे, जिसे वह लगातार नजरअंदाज कर रहा था। अर्जुन के केबिन का दरवाजा बिना खटखटाए खुला और श्रेया अंदर दाखिल हुई, जो अब उसकी आधिकारिक मंगेतर बन चुकी थी। पिछले 3 सालों में श्रेया का स्वभाव और भी अधिक खर्चीला और मांग करने वाला हो गया था, जिससे अर्जुन अक्सर छिड़ जाता था। वह आज रात होने वाली एक बड़ी पार्टी के लिए नए गहनों की मांग कर रही थी, जिस पर अर्जुन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन दोनों के बीच का रिश्ता अब प्यार का नहीं, बल्कि केवल स्वार्थ और दिखावे का रह गया था। जहां श्रेया को उसके पैसे से और अर्जुन को उसकी सुंदरता से मतलब था, तभी अर्जुन के निजी सचिव ने डरते हुए कमरे में प्रवेश किया और मेज पर एक सोने की परत वाला लिफाफा रखा। यह के कॉर्प की ओर से बिजनेस टाइकून गाला का निमंत्रण था, जो शहर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम माना जाता था। निमंत्रण पत्र पर कबीर का नाम देखकर अर्जुन का खून खौल उठा, क्योंकि कबीर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे लगातार चुनौती दे रहा था।
अर्जुन ने उस निमंत्रण को कचरे में फेंकने का विचार किया, लेकिन फिर उसे लगा कि वहां जाकर कबीर को उसकी औकात दिखाना ज्यादा मजेदार होगा। बाजार में पिछले कुछ महीनों से एक नई अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही थी, जिसने सभी की नींद उड़ा रखी थी। चर्चा थी कि विदेश से एक रहस्यमयी महिला बिजनेस टाइकून लौटी है, जिसे लोग मिडास क्वीन के नाम से बुलाते थे। कहा जाता था कि वह जिस नींद एक समझा था, इस क्वीन के नाम से भी मिट्टी को छूती है, वह सोना बन जाती है और उसकी रणनीतियां इतनी अचूक हैं कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अर्जुन ने इन बातों को केवल बकवास और मार्केटिंग का हथकंडा मानकर खारिज कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि व्यापार केवल पुरुषों का खेल है। बोर्ड मीटिंग के दौरान अर्जुन के वित्तीय सलाहकारों ने उसे चेतावनी दी कि बाजार में एक नया शैडो इन्वेस्टर सक्रिय है, जो उनकी कंपनी के शेयरों को धीरे धीरे खरीद रहा है। अर्जुन ने मेज पर मुक्का मारा और उन सभी को कायर कहते हुए चिल्लाया। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वह यह देख ही नहीं पा रहा था कि कोई उसके साम्राज्य की जड़ों को काट रहा है। उसने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस नए निवेशक का पता लगाया जाए, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह निवेशक उसके बहुत करीब आ चुका है। शाम ढलते ही शहर रोशनी से नहा गया और अर्जुन अपनी विशेष लिमोजिन में बैठकर पार्टी के लिए रवाना हुआ। उसने एक बेहद महंगा इतालवी सूट पहना था और उसकी कलाई पर करोड़ों की घड़ी चमक रही थी। उसके बगल में बैठी श्रेया अपनी ही दुनिया में मग्न थी, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। अर्जुन का दिमाग हालांकि कहीं और था। वह आज रात कबीर को नीचा दिखाने और उस नई रहस्यमयी महिला सीईओ से मिलने की योजना बना रहा था। अगर वह अस्तित्व में है, उसे जीतने की लत लग चुकी थी। पार्टी स्थल पर मीडिया का भारी जमावड़ा था, जो शहर के सबसे अमीर लोगों की एक झलक पाने के लिए बेताब था। जैसे ही अर्जुन गाड़ी से उतरा, कैमरों की चमक ने उसे घेर लिया, जिससे उसके अहंकार को और हवा मिली। वह रेड कारपेट पर चलते हुए ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह उस जगह का मालिक हो। उसने भीड़ में अपने प्रतिस्पर्धियों को देखा और उन्हें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह आज रात एक बड़ी घोषणा करने वाला था, जो कबीर के व्यापार को पूरी तरह से नष्ट करने की उसकी योजना का हिस्सा थी। हॉल के अंदर का नजारा किसी शाही महल जैसा था, जहां हर तरफ बेशकीमती झूमर और मखमली पर्दे लगे हुए थे। वेटर महंगी शराब और विदेशी व्यंजन परोस रहे थे और हवा में अमीर लोगों के इत्र की महक घुली हुई थी। अर्जुन ने कबीर को हॉल के दूसरे कोने में देखा, जो कुछ विदेशी प्रतिनिधियों के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त था। कबीर आज बहुत अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था, जिसने अर्जुन को थोड़ा असहज कर दिया। अर्जुन ने एक ड्रिंक उठाया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अचानक हॉल की रोशनी धीमी हो गई और मंच पर एक स्पॉटलाइट आ गिरी, जिससे सभी की बातचीत बंद हो गई। एंकर ने माइक संभाला और घोषणा की कि आज रात एक बहुत ही खास मेहमान और के कॉर्प की नई रणनीतिक साझेदार का परिचय कराया जाएगा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या यह वही मिडास क्वीन है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे थे। अर्जुन ने अपनी ड्रिंक का घूंट भरा और श्रेया के कान में फुसफुसाया कि यह सब केवल नाटक है और जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। संगीत की धुन बदल गई और एक नाटकीय सस्पेंस के साथ मुख्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। सभी की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं और अर्जुन भी अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गया। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसी उसने पिछले 3 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। यह उसके अवचेतन मन की चेतावनी थी, जिसे वह समझ नहीं पाया। दरवाजे के पीछे से एक परछाई उभरी और जैसे ही वह रोशनी में आई, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वह पल अर्जुन के जीवन का सबसे भयानक और निर्णायक पल बनने वाला था। दरवाजे से जो आकृति उभरी, उसने हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थाम दी। वह कबीर के साथ हाथों में हाथ डाले चल रही थी। उसका सिर गर्व से ऊंचा था और चाल में रानी जैसी गरिमा थी। उसने एक गहरे लाल रंग की साही पहनी थी, जो उसकी शक्ति और आत्मविश्वास को बयां कर रही थी।
उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। लेकिन अर्जुन के लिए वह चेहरा केवल सुंदरता नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूत था जिसे उसने 3 साल पहले अपने हाथों से दफनाया था। अर्जुन के हाथ से व्हिस्की का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और कांच टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसने साक्षात मृत्यु को देख लिया हो। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला हूबहू उसकी मृत पत्नी मीरा जैसी दिख रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मीरा की आंखों में हमेशा डर रहता था, जबकि इस महिला की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मंच पर पहुंचकर कबीर ने माइक हाथ में लिया और गर्व के साथ उस महिला का परिचय दिया। उसने घोषणा की कि यह इशिता है, जो उनकी नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार और लंदन स्थित समूह की सीईओ है। कबीर ने बताया कि इशिता ने बहुत कम समय में व्यापार जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तालियों की गगराहट से हॉल गूंज उठा, लेकिन अर्जुन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी निगाहें बस इशिता के चेहरे पर जमी हुई थीं, जो भीन का अभिवादन स्वीकार करते हुए बेहद शांत और संयमित लग रही थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो चुका था और वह तार्किक रूप से सोचने की क्षमता खो बैठा था। उसे याद आया कि कैसे डॉक्टरों ने मीरा को मृत घोषित किया था और उसने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। क्या वह कोई हमशक्ल है या यह कुदरत का कोई क्रूर मजाक है? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मीरा वापस नहीं आ सकती, वह मर चुकी है। लेकिन इशिता की हर अदा और उसके चेहरे की बनावट उसे बार बार गलत साबित कर रही थी। श्रेया ने अर्जुन के बदले हुए हाव भाव को देखा और उसे ईर्ष्या की एक तेज लहर महसूस हुई। उसने अर्जुन की बाह को जोर से पकड़कर उसे हिलाया और पूछा कि उसे क्या हुआ है। श्रेया को इशिता की सुंदरता और कबीर के साथ उसकी नजदीकी देखकर जलन हो रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा कि वह औरत कबीर की नई रखैल होगी। लेकिन अर्जुन ने श्रेया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान केवल उस रहस्यमयी महिला पर केंद्रित था, जो उसके सबसे बड़ी दुश्मन के साथ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। अपने आप को रोकने में असमर्थ होकर अर्जुन भी को चीरते हुए मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका संकल्प पक्का था कि वह सच जानकर रहेगा। सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें गुस्से में धक्का दे दिया। कबीर ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा और उसके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान तैर गई। इशिता ने भी अपनी नजरें घुमाईं और अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। उसकी उस एक ठंडी नजर ने अर्जुन के कदमों को वहीं जमा दिया, जैसे वह किसी दीवार से टकरा गया हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में मीरा का नाम पुकारा, लेकिन इशिता के चेहरे पर कोई भी पहचान का भाव नहीं आया। उसने एक अजनबी की तरह अर्जुन को देखा और कबीर से पूछा कि यह बदतमीज आदमी कौन है। यह सुनकर अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। कबीर ने आगे बढ़कर इशिता को सुरक्षात्मक रूप से घेर लिया और अर्जुन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। इशिता की आवाज में वही खनक थी, लेकिन उसका लहजा इतना ठंडा और पेशेवर था कि अर्जुन का भ्रम और गहरा गया। इशिता ने अर्जुन की ओर एक घृणा भरी नजर डाली और कहा कि उसे ऐसे असभ्य लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कबीर का हाथ थामा और वहां से दूसरी तरफ मुंह गई अर्जुन को अपमानित और अकेला छोड़ दिया। अर्जुन वहां खड़ा रह गया, पूरी तरह से अपमानित और भ्रमित, जबकि आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह वही मीरा है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ा था, या यह कोई और है जो उसे बर्बाद करने आई है। पार्टी की उस रात के बाद से अर्जुन की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी थी। वह अपने आलीशान ऑफिस में बैठा रहता, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि इशिता की तस्वीरों पर टिका रहता था। उसने शहर के सबसे महंगे निजी जासूसों को काम पर लगा दिया था ताकि इशिता की असली पहचान का पता लगाया जा सके। हर बार रिपोर्ट एक ही आती थी
कि इशिता लंदन की एक रईस खानदान से है और उसका मीरा से कोई लेना देना नहीं है। यह जानकारी अर्जुन को राहत देने के बजाय और अधिक पागल बना रही थी, क्योंकि उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। जब अर्जुन अपनी निजी सनक में उलझा हुआ था, उसका व्यापार साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। एक बहुत बड़ा सरकारी टेंडर के लिए बोली लगाने के दिन अर्जुन की कंपनी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कबीर और इशिता की कंपनी ने वह बोली समर्ती को एक कर्तराशक में कर्तराशा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, जो वर्षों से अर्जुन की कमाई का मुख्य जरिया था। हैरानी की बात यह थी कि इशिता ने बोली में जो रकम भरी थी, वह अर्जुन की रकम से मात्र 1 रुपया कम थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। यह सीधा संदेश था कि कोई उसके सिस्टम के भीतर तक घुस चुका है। कुछ दिनों बाद एक उच्च स्तरीय बैठक में अर्जुन और इशिता का आमना सामना हुआ। अर्जुन ने जानबूझकर मीटिंग के दौरान इशिता को परेशान करने के लिए एक पुरानी घटना का जिक्र किया, जो केवल मीरा जानती थी। उसने कहा कि उसे बारिश में भीगना और भुट्टा खाना पसंद है, यह देखने के लिए कि इशिता कैसी प्रतिक्रिया देती है। इशिता ने अपनी फाइल से नजरें हटाए बिना बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसे बारिश से नफरत है, क्योंकि यह गंदगी और बीमारी लाती है। उसका यह जवाब इतना स्वाभाविक था कि अर्जुन फिर से अपने ही जाल में उलझकर रह गया। मानसिक युद्ध अब और भी गहरा होता जा रहा था। अर्जुन को उसके केबिन में एक गुमनाम उपहार मिला, जिसमें एक छोटी सी चांदी की रैटल झुनझुना थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने मीरा के गर्भवती होने पर खरीदी थी, लेकिन कभी उसे दी नहीं थी। उसके साथ एक नोट था, जिस पर लिखा था, पाप कभी मरते नहीं हैं, वे बस समय का इंतजार करते हैं। अर्जुन के हाथों से वह खिलौना छूट गया और उसे पसीने आने लगे। यह स्पष्ट था कि कोई उसके अतीत के सबसे गहरे रहस्यों को जानता है और उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ रहा है। घर पर भी शांति नहीं थी। श्रेया ने अर्जुन की बदलती आदतों और गिरती हुई दौलत को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया था। जब उसने अर्जुन से एक नई कार की मांग की, तो अर्जुन का धैर्य जवाब दे गया। उसने श्रेया पर चिल्लाते हुए उसे कमरे से बाहर निकल जाने को कहा। उस पल उसे मीरा की याद आई, जो उसकी हर मुश्किल में ढाल बनकर खजी रहती थी बिना किसी मांग के। लेकिन अब पछतावे का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसके सामने खजी इशिता उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अर्जुन का शक अब पागलपन में बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके ऑफिस में कोई जासूस है जो इशिता को जानकारी दे रहा है। उसने अपने सबसे पुराने और वफादार कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया, जिससे कंपनी में डर का माहौल बन गया। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इशिता को किसी जासूस की जरूरत नहीं थी। उसने मीरा के रूप में सालों तक अर्जुन के काम करने के तरीके को देखा था। वह उसकी हर चाल, हर पासवर्ड और हर अनैतिक हथकंडे से वाकिफ थी, और अब उसी ज्ञान का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रही थी। अध्याय का अंत एक और बुरी खबर के साथ हुआ। अर्जुन के वकीलों ने उसे सूचित किया कि कंपनी के पुराने खातों की अचानक जांच शुरू हो गई है। यह जांच किसी गुमनाम शिकायत के आधार पर की जा रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह इशिता की अगली चाल है। वह अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था कि अदृश्य रस्सियां उसके गले को कस रही हैं। बाहर आसमान में फिर से काले बादल घिर आए थे, जो आने वाले तूफानी अंजाम का संकेत दे रहे थे। अब खेल आर पार का होने वाला था। अर्जुन अब चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुका था। उसके बैंक खाते एक एक करके सील हो रहे थे और निवेशक उसे छोकर भाग रहे थे। इस डूबते हुए जहाज में श्रेया सबसे पहले कूदने वालों में से थी, क्योंकि वह केवल पैसे के लिए अर्जुन के साथ थी। जब अर्जुन ने हताशा में उसके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, तो श्रेया का असली रंग सामने आ गया। वह गुस्से में घर छोड़कर जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने उसे एक ऐसी पेशकश दी जिसे ठुकराना उसके लालची स्वभाव के लिए नामुमकिन था। शहर के एक सुनसान और अंधेरे कैफे में श्रेया की मुलाकात इशिता से हुई।
इशिता ने उसके सामने नोटों से भरा एक बैग रख दिया और बदले में अर्जुन की उस गुप्त तिजोरी की चाबी और पासवर्ड मांगा, जहां वह अपने काले कारनामे छिपाता था। श्रेया को अर्जुन से कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लिया। उसने इशिता को वह पेन ड्राइव सौंप दी, जिसमें अर्जुन के सभी अवैध कारोबारों कर, चोरी और विदेशी खातों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इशिता ने उस पेन ड्राइव को हाथ में लिया और उसकी आंखों में जीत की एक ठंडी चमक आ गई। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही पूरे शहर में तहलका मच गया। कबीर ने वह सारे सबूत मीडिया और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लीक कर दिए थे। हर न्यूज चैनल पर अर्जुन की काली करतूतें और श्रेया के साथ उसकी निजी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, जिससे उसका पारिवारिक और सामाजिक सम्मान मिट्टी में मिल गया। जनता जो कल तक सामाजिक सम्मान मिट्टी में एस्पदात कर रहे एक्स प्रॉब्लम के भी उसे एक सफल और आदर्श उद्योगपति मानती थी, अब उसे चोर और धोखेबाज कह रही थी। अर्जुन अपने ऑफिस में सिर पकड़ कर बैठा था। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन अब उसे उठाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। अर्जुन गुस्से में पागल होकर जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि श्रेया अपना सारा कीमती सामान लेकर गायब हो चुकी थी। वहां मेज पर केवल एक नोट पा था, जिस पर लिखा था कि वह अब अपनी कीमत वसूल चुकी है और उसे छोकर जा रही है। अर्जुन को तुरंत एहसास हुआ कि यह सब इशिता की सोची समझी योजना थी। उसने श्रेया का इस्तेमाल ठीक उसी तरह किया था जैसे अर्जुन ने कभी मीरा का किया था। प्रतिशोध का यह चक्र अब पूरा हो रहा था। क्रोध और हताशा में अंधा होकर उसने सीधे इशिता से मिलने का फैसला किया। बाहर बारिश तेज हो रही थी जब अर्जुन इशिता के कार्यालय में आंधी की तरह घुसा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इशिता ने हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया। वह अपनी विशाल कांच की खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर गिरती बारिश को एकटक देख रही थी। कमरे में केवल उन दोनों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर वह कौन है और उसने उसका जीवन क्यों नरक बना दिया है। वह जवाब मांगने के लिए उसके करीब गया। उसकी आंखों में वही पुराना अहंकार अभी भी बाकी था। इशिता धीरे से मुड़ी और उसने अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे से वह पेशेवर मुखौटा हट चुका था और वहां अब केवल मीरा का दर्द, गुस्सा और नफरत थी। उसने अर्जुन को उसी घरेलू नाम से पुकारा जो केवल मीरा इस्तेमाल करती थी। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई जब इशिता ने अपनी कलाई पर वह पुराना निशान दिखाया जो एक दुर्घटना में मीरा को मिला था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि वह वही मीरा है जिसे उसने 3 साल पहले अस्पताल के बिस्तर पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अर्जुन घुटनों के बल फर्श पर गिर पा। उसका अहंकार और गुस्सा पल भर में चकनाचूर हो गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, शायद माफी या कोई बहाना, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मृत पत्नी को जीवित और इतना शक्तिशाली देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। मीरा ने उसके पास झुककर कहा कि अब माफी मांगने का वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। उसने उसे बताया कि पुलिस रास्ते में है और इस बार उसे बचाने के लिए न तो उसका पैसा काम आएगा और न ही कोई रसूख। पुलिस के सायरन की तेज और डरावनी आवाज ने उस आलीशान ऑफिस के कांच को थर्रा दिया जो कभी अर्जुन के अभेद्य किले जैसा लगता था। अर्जुन अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में शून्यता और अविश्वास का गहरा कोहरा छाया हुआ था। पुलिस कमिश्नर गैस को हालिस को पहली एक्स और गैस के 12 कसी बाधा ने भारी कदमों के साथ कमरे में प्रवेश किया और अर्जुन को एक अपराधी की तरह देखा। जब उसके हाथों में ठंडी धातु की हथकड़ी पहनाई गई तो अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही हार मान चुकी थी। मीरा अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। उसके चेहरे पर न तो जीत की खुशी थी और न ही कोई पछतावा, केवल एक गहरा संतोष था। जब पुलिस की टीम अर्जुन को घसीटते हुए इमारत से बाहर लाई तो वहां मीडिया का एक विशाल हुजूम जमा हो चुका था।
कैमरों की चमक ने रात के अंधेरे को चीर दिया और अर्जुन को अंधा कर दिया। वही कैमरे जो कभी उसकी सफलता की कहानियां दिखाते थे। पत्रकार चिल्लाकर उससे सवाल पूछ रहे थे कि क्या उसने सच में अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ा था और क्या उसने करोड़ों का गबन किया है। भीड़ में से किसी ने गुस्से में उस पर पानी की बोतल फेंकी जो उसके महंगे इटालियन सूट पर जाकर लगी और उसे गीला कर दिया। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन में पहली बार शर्मिंदगी का इतना कड़वा घूंट पीना पड़ा था। उस रात अर्जुन को शहर की केंद्रीय जेल की एक बदबूदार और अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया गया, जो उसके पेंटहाउस से बिल्कुल विपरीत थी। मखमली गद्दे पर सोने वाले शरीर को अब ठंडे और सख्त सीमेंट के फर्श पर लेटना पड़ा, जहां कीड़े रेंग रहे थे। मच्छरों की भिनभिनाहट और अन्य खूंखार कैदियों की गालियों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। उसे वह तूफानी रात याद आई जब मीरा अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी और वह आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था। समय का चक्र अब पूरा घूम चुका था और प्रकृति ने उसे उसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक चलने वाली कानूनी कार्रवाई शहर के इतिहास में सबसे चर्चित मुकदमों में से एक बन गई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने अर्जुन के काले कारनामों की परतें खोलना शुरू किया, जिससे जज और जनता दोनों हैरान रह गए। श्रेया ने सरकारी गवाह बनकर अर्जुन के खिलाफ गवाही दी और बताया कि कैसे उसने अर्जुन के कहने पर फर्जी खाते बनाए थे। उसने अदालत को बताया कि अर्जुन न केवल एक भ्रष्ट व्यापारी है, बल्कि एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी ही पूर्व प्रेमिका के मुंह से ये बातें सुनकर अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे खंजर घोंप रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण दिन वह था जब मीरा गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने जज को उन 3 सालों के नरक के बारे में बताया जो उसने और उसके बच्चे ने भोगे थे। उसने बताया कि कैसे एक पति ने पिता बनने की जिम्मेदारी को एक बोझ समझा और अपनी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़ दिया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अर्जुन अपने वकील के पीछे छिपा बैठा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मीरा की आंखों में देख सके, क्योंकि वहां अब वह डर नहीं था जो उसे शक्तिशाली महसूस कराता था। मीरा ने अपनी गवाही के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि वह यहां केवल अपने लिए न्याय मांगने नहीं आई है, बल्कि उन सभी औरतों के लिए आई है जिन्हें कमजोर समझा जाता है। उसने साबित कर दिया था कि एक टूटी हुई औरत जब खुद को जोड़ती है तो वह किसी भी तूफान से टकरा सकती है। जज ने मीरा की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और अर्जुन को कड़ी से कड़ी सजा देने का मन बना लिया। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह नैतिकता और अहंकार के बीच का युद्ध था, जिसमें नैतिकता की जीत निश्चित थी। फैसले के दिन अदालत परिसर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, जो अर्जुन के अंजाम को देखने के लिए उत्सुक थी। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए अर्जुन को धोखाधड़ी, गबन और घरेलू हिंसा के तहत दोषी करार दिया। उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी सारी निजी संपत्ति को नीलाम करके पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। जब जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा तो वह आवाज अर्जुन के लिए मृत्युदंड की तरह थी। वह वहीं कटघरे में गिर पड़ा, रोते हुए रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाया गया। उसका भविष्य अब लोहे की सलाखों के पीछे अंधकारमय था। उसकी कंपनी, जिसे उसने अपने घमंड का प्रतीक बनाया था, अब कबीर और नए बोर्ड के नियंत्रण में आ गई थी। कबीर ने घोषणा की कि कंपनी का मुनाफा अब धर्मार्थ कार्यों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। ये अर्जुन के अहंकार पर अंतिम प्रहार था कि उसका बनाया साम्राज्य अब उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें वह हमेशा तुच्छ समझता था। शहर ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ी गंदगी साफ हो गई हो। मीरा कोर्ट रूम से बाहर निकली और उसने खुले आसमान की ओर देखा, जहां सूरज बादलों के पीछे से निकल रहा था। 3 साल से
उसके सीने में जो भारी पत्थर रखा था वह आज हट गया था और वह हवा में हल्कापन महसूस कर रही थी। उसने अपने पर्स से वह मंगलसूत्र निकाला जो उसने कभी अर्जुन के नाम का पहना था और उसे पास की नदी में प्रवाहित कर दिया। यह उसके अतीत के अंतिम बंधन को तोड़ने का प्रतीक था। पानी की लहरों ने उस सूत्र को अपने में समा लिया, ठीक वैसे ही जैसे समय ने उसके पुराने जख्मों को भर दिया था। कबीर अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य और आश्वस्त करने वाली मुस्कान थी। उसने कभी भी मीरा पर अपने प्यार का दबाव नहीं डाला था, बल्कि हमेशा एक दोस्त और संरक्षक बनकर उसका साथ दिया था। मीरा ने उसके पास जाकर बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया, जो उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि अब मीरा पूरी तरह से आजाद है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के यह तय किया कि अब वे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे। 5 साल बाद गोवा के एक एकांत और बेहद खूबसूरत समुद्र तट पर सुनहरी शाम ढल रही थी। लहरें किनारे से टकराकर सफेद झाग बना रही थीं और हवा में नमक और फूलों की महक घुली हुई थी। एक 5 साल का प्यारा सा बच्चा जिसका नाम आरव था, रेत में एक बड़ा सा किला बना रहा था। वह अपनी धुन में मग्न था और बीच बीच में अपनी मां को बुलाकर अपनी कलाकारी दिखा रहा था। मीरा पास ही एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मीरा अब एक सफल बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ एक खुशहाल मां भी थी, जिसने अपने अतीत को अपनी ताकत बना लिया था। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह किसी देवी जैसी लग रही थी। कबीर 2 ताजे नारियल पानी लेकर आया और मीरा के बगल में रेत पर बैठ गया। उसने आरव की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा कि वह बिल्कुल मीरा पर गया है, वही जिद्दीपन और वही रचनात्मकता। मीरा ने मुस्कुराते हुए कबीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया, यह स्वीकार करते हुए कि यह उसका असली परिवार है। आरव दौड़ते हुए आया और अपने पिता की गोद में कूद गया, जिससे कबीर और मीरा दोनों जोर से हंस पड़े। कबीर ने आरव को हवा में उठाया और उसे बताया कि वह दुनिया का सबसे मजबूत लड़का है। यह दृश्य अर्जुन की उस दुनिया से कितना अलग था, जहां केवल पैसा और दिखावा था। यह केवल प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के लिए समर्पण था। मीरा ने महसूस किया कि उसने जो खोया था वह कुछ भी नहीं था उस तुलना में जो उसने अब पाया है। अर्जुन एक बुरी याद बनकर रह गया था, जबकि कबीर उसकी हकीकत बन गया था। सूरज क्षितिज में डूब रहा था, जिससे पूरा आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, मानो प्रकृति जश्न मना रही हो। मीरा ने कबीर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसने कबीर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे तब संभाला जब वह पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कबीर ने उसके माथे को चूमा और कहा कि यह उसकी अपनी ताकत थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया है। वे दोनों जानते थे कि जीवन में अब चाहे जो भी चुनौतियां आएं, वे उनका सामना एक साथ मिलकर करेंगे। अचानक आरव ने समुद्र की ओर इशारा किया और एक बड़ी लहर को आते हुए देखकर खुशी से चिल्लाया। मीरा और कबीर उठ खड़े हुए और अपने बेटे के साथ पानी की ओर दौड़ पड़े। ठंडे पानी ने उनके पैरों को छू लिया और वे एक साथ हंसने लगे। यह हंसी उनकी जीत की गूंज थी, जो अतीत के हर आंसू का बदला थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनका भविष्य उनके सामने था, उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा हुआ। कहानी का अंत दुखांत नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत के साथ हुआ। मीरा ने लहरों की आवाज के बीच मन ही मन उस पुरानी मीरा को अलविदा कहा, जो कभी कमजोर थी। उसने सीखा था कि एक औरत का असली आभूषण उसका स्वाभिमान और साहस होता है, न कि किसी पुरुष का दिया हुआ नाम। उसने साबित कर दिया था कि राख से भी फीनिक्स पक्षी जन्म ले सकता है और आसमान छू सकता है। अब वह किसी की पत्नी या विधवा नहीं थी, वह मीरा थी, संपूर्ण स्वतंत्र और खुश। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जो अर्जुन की हार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।